नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 80वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे राज्य मानव अधिकार आयोग की। अपने पिछले ही व्याख्यान में हमने केंद्रीय मानव अधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में अध्ययन किया और आज के व्याख्यान में हम राज्य स्तर पर उसी की बात करेंगे। तो हमने समझा कि केंद्रीय स्तर की जो बॉडी हुआ करती थी वह संपूर्ण देश को रेगुलेट करने का कार्य किया करती थी और हम देख सकते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है। अतः जिस प्रकार की व्यवस्था केंद्रीय स्तर पर की गई है उसी प्रकार की व्यवस्था हमारे 29 राज्यों के लिए भी की गई है, जहां पर हमारे राज्य मानव अधिकार आयोग बनाए गए हैं। तो हम देख सकते हैं कि लगभग जो हमारे 29 राज्य हैं उनमें से 25 राज्यों ने इसको स्वीकार किया और इन राज्यों के द्वारा क्या बनाया गया, राज्य मानव अधिकार आयोग बनाया गया। चलिए थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझने का प्रयास करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि यह एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय वह कहलाते हैं जो कि संविधान में पहले दिए नहीं गए होते हैं, यानी संविधान में इनकी चर्चा नहीं की गई थी। यानी यहाँ से हम समझ सकते हैं कि संविधान की जो बुक है उसके अनुच्छेदों में इसके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं होती, लेकिन ऊपर ऊपर के तौर पर हम समझ सके कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इनसे रिलेटिव होती हैं। लेकिन हम यहाँ से समझते हैं कि इनको वैधानिक निकाय कहते हैं और जो वैधानिक निकाय है, हमारा देश जैसे ही आज़ाद होता है, संविधान तैयार होता है और जैसे ही हमारी देश की व्यवस्थाएं चलने लगती हैं तो इस प्रकार के आयोग की आवश्यकता महसूस होती है। तो समय समय पर इस प्रकार के आयोग बनाए गए। इसमें हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जो कि हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, राज्य मानव अधिकार आयोग जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन कमीशन के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। अब ये राज्य स्तर पर भी होता है कि राज्य सूचना आयोग, इसके द्वारा भी राज्य स्तर पर कार्य किया जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसे अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है, और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो भी यहाँ पर कार्य करता है। तो इस प्रकार के आयोग जो कि वैधानिक रूप से हमारे यहाँ पर बनाए गए हैं, इनको क्या हुआ कि जैसे ही हमारा संविधान लागू होने के बाद जब व्यवस्थाएं चली तो इनकी आवश्यकता महसूस हुई और हम देख सकते हैं कि पार्लियामेंट में ला लाकर इस प्रकार के आयोग बनाए गए। लोकपाल एवं लोकायुक्त, अभी हाल ही में इसको पारित किया गया। तो अपनी कुछ वर्षों पहले ही इसकी बात सुनी होगी, चूँकि हम देख सकते हैं कि इसकी मांग बहुत पहले से चली आ रही थी। तो आज हम अपना केंद्र बिंदु बनाकर चलेंगे राज्य मानव अधिकार आयोग पर और उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन यानी राज्य मानव अधिकार आयोग, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसकी जो 1993 में इसकी बात चली और हम देख सकते हैं यह जो कि अधिनियम था 1993 का, मानव अधिकार अधिनियम यानी एक्ट जो लाया गया 1993 में लाया गया, और इसमें केंद्रीय स्तर पर मानव अधिकार आयोग तथा राज्य स्तर पर सभी राज्यों के लिए मानव अधिकार आयोग की बात की गई। अब हम देख सकते हैं कि 1993 में केंद्रीय मानव अधिकार आयोग बनाया गया था। तो यहाँ पर राज्य आयोग की बात कहाँ से हो गई, आपको ध्यान रखना चाहिए कि 1993 का जो एक्ट निकल कर आया था वह दोनों बातें करता था। एक तो केंद्रीय स्तर पर एक आयोग होना चाहिए जो केंद्रीय स्तर पर इसकी मानव अधिकारों को देखेगा, और राज्य स्तर पर भी इसी प्रकार के आयोग की बात की गई थी कि अपने अपने राज्यों के लिए अभी राज्य मानव अधिकार आयोग बनाए जाएंगे। तो 1993 से ही दोनों प्रकार की बातें की जा रही थी। हमारे देश में 29 राज्यों में से 25 राज्यों द्वारा मानव अधिकार आयोग बना लिए गए, यानी हम देख सकते हैं कि सभी राज्यों के लिए कहा गया था और जिनमें से हम देख सकते हैं 25 राज्यों द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया। अब हम थोड़ा सा देखें कि यह किस प्रकार से कार्य करते हैं। हम देख सकते हैं कि केंद्र में भी एक आयोग बना दिया गया है, राज्यों में भी एक आयोग बना दिया गया है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारी जो संविधान है उसकी अनुसूचियों में 7वीं अनुसूची क्या कहती है, 3 प्रकार की लिस्टों की बात करती है। ऐसे कुछ विषय जो 3 भागों में विभाजित कर दिए गए हैं और 3 भागों के अनुसार उनकी व्यवस्थाएं चलती हैं। केंद्रीय स्तर के विषय होते हैं जहां पर केंद्र कानून बनाता है, और राज्य स्तर के जो मुद्दे होते हैं उन पर राज्य कानून बनाता है, और समवर्ती सूची के विषय पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। और अधिक जो समवर्ती सूची में महत्व दिया जाता है वह केंद्र के लिए दिया जाता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 7वीं अनुसूची पर कार्य करने के लिए 3 प्रकार की अनुसूचियों की बात की, जिसमें केंद्र सूची के विषय पर केंद्र और राज्य सूची के विषय पर राज्य मानव अधिकार कार्य करेगा। यानी
इसी सूची के अनुसार हमने मानवाधिकारों को भी विभाजित कर दिया गया। समवर्ती सूची के विषय में केंद्र व राज्य दोनों मिलकर कानून बनाए गए, लेकिन यदि केंद्र द्वारा कानून बना दिया गया है तो उसको महत्व दिया जाएगा, इस पर राज्य कार्य नहीं करेगा, चाहे वो भले ही राज्य के लिए बनाया गया हो। अब हम देख सकते हैं कि 2006 में क्या बात होती है। तो 2006 में संशोधन निकल कर आया, वह दोनों आयोग में परिवर्तन लेकर आया था। तो हम देख सकते हैं कि यदि आपसे संशोधन की बात पूछ ली जाती है कि संशोधन कब लाया गया, चाहे वह केंद्रीय ह्यूमन राइट कमीशन की बात हो या फिर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात हो, तो 2006 में यह संशोधन निकल कर आया था। मानव अधिकारों के लिए यह नियंत्रक की तरह कार्य करता है, यानी मानव अधिकारों को बनाने के लिए, जब देश में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नियंत्रक की भूमिका निर्वाह करता है। आगे देखते हैं, राज्य मानव अधिकार आयोग में संयोजन की बात करें तो कौन कौन से अधिकारी इसमें शामिल होते हैं, यह बात आपको याद रखनी है। इसमें एक चेयरमैन होता है तथा 2 सदस्य होते हैं। यह 3 सदस्यीय बॉडी है, और हमने देखा था कि जो हमारी केंद्रीय स्तर पर है वह 5 सदस्यीय बॉडी हुआ करती थी। इसके अध्यक्ष हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं या फिर भूतपूर्व न्यायाधीश होते हैं, उनके लिए क्या बनाया जाता है, राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। यहीं से आप थोड़ी सी बात ध्यान कीजिए, केंद्रीय जो मानवाधिकार आयोग में है तो वहाँ पर क्या कहते हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति भूतपूर्व जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनके लिए अध्यक्ष बनाया जाता था। अब सदस्यों की बात करें तो हाई कोर्ट में सेवारत सदस्य, हाई कोर्ट में सेवारत सदस्य व हाई कोर्ट में जो यहाँ पर एडवोकेट होते होंगे उनके लिए सदस्य बना दिया जाता है। एक सदस्य के लिए मानव अधिकार आयोग का अनुभव होना चाहिए। वहाँ पर हम देखते थे कि 2 सदस्यों के लिए मानव अधिकार का जो वैश्विक मानव अधिकारों का क्या जानकार होना चाहिए था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कम से कम एक सदस्य के लिए मानव अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, और एक सदस्य मतलब जिनकी एलिजिबिलिटी है जो, वह दोनों सदस्य कहाँ से, हाई कोर्ट से निकल कर आते हैं, जिनमें से एक सदस्य के पास मानव अधिकारों का अच्छा खासा अनुभव होना चाहिए। तो यह बात हमने संयोजन में पढ़ी कि इसके लिए किस किस प्रकार के सदस्य व अध्यक्षों की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं, मानव अधिकार में किस प्रकार से नियुक्ति होती हैं, जो कि राज्य स्तर पे होते हैं। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है। तो वहाँ पर नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी। और हम देख सकते हैं राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कौन होता है, गवर्नर होता है, और राज्य स्तर पर इसकी नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है। सदस्यों की नियुक्ति के लिए 6 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है। वहाँ भी 6 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती थी। उसमें हम देख सकते हैं कि जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री होते थे, कैबिनेट हुए मंत्री हुआ करते थे, स्पीकर हुआ करता था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राज्य मानव अधिकार में भी इसी प्रकार की बात होती है। 6 सदस्यीय बॉडी द्वारा क्या किया जाता है, सदस्यों का चुनाव किया जाता है या सदस्यों को सामने लाया जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री जो कि यहाँ के अध्यक्ष होते हैं कमेटी के, विधानसभा के जो राज्य की विधानसभा है उसका स्पीकर भी इसमें सदस्य होता है कमेटी में, राज्य के गृह मंत्री होते हैं, विपक्ष के लीडर होते हैं, विधानसभा के चेयरमैन होते हैं और विधान परिषद के विपक्ष के नेता होते हैं। तो हम विधान परिषद के विपक्ष के नेता होते हैं, तो हमें विधान परिषद में समझना चाहिए कि विधान परिषद कई राज्यों में होती है, कई राज्यों में नहीं होती है। जहाँ पर नहीं होती है वहाँ पर 5 सदस्यीय बॉडी बनाई जाती है, और हम देख सकते हैं कि 4 सदस्यीय बॉडी बनाई जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विधान परिषद की जो 2 पद हैं वह खाली हो जाते हैं, और जहाँ पर विधान परिषद होती है वहाँ पर 6 सदस्यीय बॉडी को बनाया जाता है। जिन राज्यों में विधानसभा नहीं है वहाँ पर 4 सदस्यीय कमेटी होती है। यदि न्यायाधीश कार्यरत है, यानी हम देख सकते हैं अध्यक्ष के तौर पर किसे लिया जा रहा था, न्यायाधीश को लिया जा रहा था। और हम देख सकते हैं कि यदि जो कि न्यायाधीश है वह कार्यरत में है, यानी वर्तमान में वह कार्य कर रहा है, तो हम देख सकते हैं कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा भी भाग लिया जाएगा। यानी जो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है, यानी सदस्य के रूप में हम किसको ले रहे हैं, यहाँ पर किसी सदस्य के लिए ले रहे हैं जो कि पहले से कार्यरत है, तो उससे कंसल्ट किया जाएगा। हाई कोर्ट के न्यायाधीश से इसका कंसल्ट किया जाएगा कि हम आपके कोर्ट में जो कार्यरत व्यक्ति है उसके लिए यहाँ पर सदस्य बना रहे हैं। तो इस प्रकार की यहाँ से MOU किया जाएगा, जो कि किसके बीच होगा, इन कमेटी और हम देख सकते हैं न्यायाधीश के बीच में होगा, तो उसको यहाँ पर कमेटी में शामिल किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हटाए जाने की प्रक्रिया को समझें तो इसके सदस्यों, अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष या 70 वर्ष होता है। 70 वर्ष की आयु तक होता है, यानी 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। यदि वह 65 वर्ष की आयु में
पद ग्रहण करते हैं तो 5 साल तक अपने पद को एंजॉय करेंगे। यदि वह 68 वर्ष की आयु में पद ग्रहण करते हैं तो 2 वर्ष तक ही अपने पद पर रह सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं 70 वर्ष की आयु तक इनको नियुक्त किया जाता है। इनके अध्यक्ष की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है, लेकिन हटाए जाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा संपन्न की जाती है। यह बात आपको याद रखनी है कि गवर्नर द्वारा नियुक्ति की जाएगी, लेकिन हटाए जाने की बात कहाँ पर होगी, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। हटाए जाने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बैंकरप्ट हो, यदि उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, यदि किसी लाभ के पद पर अन्य जगह नौकरी कर रहा हो तो भी हटा दिया जाएगा, दुर्बल हो या आश्वस्त हो तो भी हटा दिया जाएगा, किसी अपराध के तहत दोषी पाया गया हो, और हम देख सकते हैं कि दुर्व्यवहार किया गया हो तो इस दुर्व्यवहार की जांच किसके द्वारा की जाएगी, हमारे जो राज्य के जो न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा जांच की जाएगी, और इस प्रकार से उसको फिर गवर्नर द्वारा हटाया जा सकता है या राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो कार्यकाल व हटाए जाने की प्रक्रिया को हम समझें। इनकी सेवा व शर्तें क्या होती हैं कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। एक बार इनकी सेवा शर्तें निर्धारित करने के बाद उनमें बदलाव नहीं किया जाता। बदलाव क्यों नहीं किया जाता, यह बात आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि यदि बदलाव किया जाता तो इनके ऊपर एक लालच टाइप का होता कि अब इस प्रकार से कार्य कीजिए, आपके सेवा शर्तें बढ़ा दी जाएंगी। इसलिए इसको एक बार में ही निर्धारित कर दिया जाता है और बाद तक यह चलती रहती हैं। कार्य करने के लिए स्वतंत्रता दी जाती है, यानी हम देख सकते हैं जिस प्रकार उनकी सैलरी फिक्स कर दी जाती है, कार्यकाल फिक्स होता है, तो हम देख सकते हैं यह स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती हैं। इन्हें अपना कार्य पारदर्शिता से करना होता है, यानी ट्रांसपेरेंसी से इनको अपना कार्य करना होता है। आगे देखें राज्य मानव अधिकार आयोग के कार्यों के बारे में, तो यह किस किस प्रकार के कार्य करते हैं। यदि किसी क्षेत्र में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो जो कि राज्य से संबंधित है तो वो यहाँ पर कार्य करेंगे। आत्मसंज्ञान लेकर यह कार्य करते हैं, यानी हम देख सकते हैं कि यह ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पर मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और आत्मसंज्ञान लेकर यह कार्य करते हैं। न्यायालय में यदि मानव अधिकारों से संबंधित मुद्दा लंबित है तो उस पर भी यह कार्य करते हैं। ऐसा कोई मुद्दा जो मानव अधिकारों से संबंधित है और बड़े समय से पेंडिंग चला आ रहा है तो इस प्रकार के मुद्दे को सुलझाने के लिए यह पहल कर सकते हैं। जेल में मानव अधिकारों की जांच करना भी इनका अधिकार होता है। जेल में जा सकते हैं, वहां पर मानव अधिकारों की जांच कर सकते हैं कि किस प्रकार से कैदियों को खाना पीना दिया जा रहा है, अच्छे से स्वस्थ हैं या नहीं, मेडिकल की सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जा रही, किसी तरीके से उनको प्रताड़ित तो नहीं किया जा रहा है, तो इस प्रकार की जांच यह कर सकते हैं। यह सरकार द्वारा बनाए हुए कानूनों को भी लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो आपको यह बात याद होनी चाहिए। लोगों को उनके मानव अधिकारों के बारे में जागरूक करना, गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर भी कार्य करना, यानी जो NGOs होते हैं उनके साथ कार्य करना भी इनका कार्य होता है। और इसके अलावा यह मानव अधिकारों के लिए लोगों को जागरूक करते हैं कि आपको इस प्रकार से जीना है, किसी के भी दबाव में नहीं आना है। इनकी शक्ति घरेलू न्यायालय के समान होती है, यानी हम देख सकते हैं कि यह घरेलू न्यायालय की शक्ति रखते हैं। वाद विवाद को सुलझाने के लिए यह न्यायालय की तरह भी कार्य कर सकते हैं। अब हम और कार्य देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं राज्य से जो कार्यों की रिपोर्ट होती है वह प्राप्त की जा सकती है, यानी हम देख सकते हैं कि राज्यों में जो भी यहाँ पर इनके द्वारा कार्य किए जाते हैं तो उसकी रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। यानी किसी भी कार्यालय में यदि इनको मानव अधिकारों से संबंधित ऐसी बातों का संज्ञान होता है कि यहाँ पर मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया है तो वहाँ से यह रिपोर्ट आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह राज्य की जांच एजेंसी की भी सहायता ले सकते हैं। किसी भी जांच एजेंसी को उठाएंगे, बोलेंगे कि आप हमारे साथ मिलिए और इस प्रकार की जांच आपको करनी है, तो यह जांच एजेंसी से सहायता ले सकते हैं। यदि NGO के पास मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जानकारी है तो इनसे यह साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं। ऐसे NGO जो ढूंढते रहते हैं कहाँ पर मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, यदि उनसे संबंधित मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित NGO के पास कोई जानकारी होती है तो उसके साथ मिलकर यह कार्य कर सकते हैं। यदि कोई मुद्दा 1 वर्ष से कम का है तो ही मानव अधिकार आयोग कार्य करेगा, यानी हम देख सकते हैं कोई मुद्दा वर्तमान बहुत पहले से चला आ रहा है तो उस पर यह कार्य नहीं करेंगे, कम से कम 1 वर्ष तक के बीच के मुद्दे पर यह कार्य करते हैं, तो यह बात आपको याद रखनी है। यदि किसी सिविल सेवक द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया है तो वहाँ पर भी यह कार्य करेंगे, उसको उजागर करने का कार्य करेंगे। इसके द्वारा दी गई सलाह राज्य सरकार के लिए बाध्य नहीं होती, यानी यह समय समय पर राज्य सरकार को सलाह देते रहते हैं कि आपको इस प्रकार का कार्य करना चाहिए,
यदि यह बोलते हैं कि मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और सबके लिए आपको ड्रेसेस उपलब्ध करानी चाहिए, रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए, यानी नीति निर्देशक तत्वों की बातों को उठाने का बात करते हैं कि राज्य के लिए इतनी इनकम नहीं है कि लोग अच्छे तरीके से खा पी नहीं पा रहे हैं, उनके लिए रोजगार की आवश्यकता है। चूँकि राज्य सरकार के पास इतना पैसा नहीं होता कि वह सबको रोजगार उपलब्ध कराए, इसलिए इन्होंने एक कंडीशन रख दी गई है कि राज्य सरकार को इसके लिए बाध्य नहीं बनाया गया है। इसकी सलाह को यह सुन सकते हैं, उस पर कार्य करना ना करना राज्य की अपने आप पर निर्भर करता है कि वह बात को सुने या ना सुने। राज्य मानवाधिकार के कार्यों में और देखें तो हम देख सकते हैं आर्म फोर्स के तहत इनके लिए कोई भी अधिकार नहीं होते। जहाँ पर आर्म फोर्स की बात होती है, यानी धारा 144 कहीं पर अगर लगा दी गई है, वहाँ पर आर्म फोर्स को तैनात कर दिया गया है, तो यहाँ पर मानवाधिकार कार्य नहीं करेगा। यह जाकर यह नहीं पूछेंगे कि यहाँ पर लोगों को निकलने क्यों नहीं दिया जा रहा, 10 लोगों को एक साथ खड़ा क्यों नहीं होने दिया जा रहा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जहाँ पर आर्म फोर्स की शक्ति आती है तो इनके जो अधिकार होते हैं वह संकुचित कर दिए जाते हैं। इनके द्वारा अपनी रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत की जाती है, यानी हम देख सकते हैं कि वहाँ पर रिपोर्ट संसद में पेश की जाती थी और राज्य में यह जो रिपोर्ट है वह विधानसभा में प्रस्तुत की जाएगी। मानव अधिकार न्यायालय की बात करें तो 1913 में प्रत्येक राज्य के लिए मानव अधिकार कोर्ट बनाने की बात की गई थी, यानी जिस प्रकार की यह सिविल न्यायालय की बात करते तो इनका एक सेपरेट कोर्ट बनाने की बात की गई थी, यानी मानव अधिकार से संबंधित मामलों के लिए आसानी से सुलझाया जा सके। इसके लिए हर राज्य में किसकी मांग उठी थी, राज्य मानव अधिकार न्यायालय की बात उठी थी, जो कि जिला स्तर पर बनाए जाने की सलाह दी गई थी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट से विचार विमर्श करेगी तथा उसके बाद कोर्ट द्वारा यह बनाए जाएंगे, यानी हम देख सकते हैं कि कोर्ट की यह सब एजेंसी होंगी, यानी जो हाई कोर्ट होता है उसके अनुसार हर प्रत्येक राज्य में क्या बनाया जाएगा, मानव अधिकार न्यायालय को बनाया जाएगा। राज्य सरकार इन कोर्ट के लिए 7 वर्ष के अनुभव के वकील की नियुक्ति की जाएगी, यानी 7 वर्ष का जिन्हें हाई कोर्ट में अनुभव है उनकी नियुक्ति के लिए यहाँ पर इनकी जो न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति होगी वह 7 वर्ष का हाई कोर्ट से अनुभव लेकर आएगा। तो इस प्रकार की बात मानव अधिकार न्यायालय के लिए की गई और पहल आपको याद रखनी है 1993 से ही शुरू कर दी गई थी, जब 2 अलग अलग मानव अधिकार आयोग बनाए गए थे, एक केंद्रीय स्तर पर एक राज्य स्तर पर। चलिए आगे देखते हैं। अब 2006 के संशोधन की बात करें तो 2006 में क्या क्या हुआ था तो वह आपको याद रखनी चाहिए। इसके पहले हम देख सकते हैं कि राज्य मानव अधिकार आयोग में 5 सदस्य हुआ करते थे, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वर्तमान में हमने कितने सदस्यों की बात की तो यहाँ पर 3 सदस्य हुआ करते हैं, एक अध्यक्ष व 2 सदस्य, यानी जो 5 मेंबर बॉडी हुआ करती थी वह घटाकर 3 मेंबर बॉडी कर दी गई थी। तो हम देख सकते हैं कि यह जो परिवर्तन है 2006 में किया गया। राज्य मानव अधिकार के सदस्यों की सेवा व शर्तों में भी परिवर्तन किया गया था। इन्हें जेल में जाने की इजाज़त दे दी गई थी, जो कि पहले इनको नहीं होती थी। केंद्र व राज्य के अध्यक्ष तथा सदस्यों में अंतर स्पष्ट कर दिया गया था कि केंद्र के अध्यक्ष की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, राज्य के अध्यक्ष एवं सदस्यों की क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर यह जो संशोधन किया गया उसमें स्पष्टता लाई गई थी। यदि केंद्रीय मानव अधिकार आयोग के पास कोई कार्य राज्य से संबंधित है तो उसे राज्य मानव अधिकार को भेज दिया जाएगा, यानी हम देख सकते हैं कि राज्य से संबंधित यदि कोई मुद्दा आता है तो राज्य स्तर पर इन्होंने पहले से ही बॉडी बना के रखी है तो उसके लिए यह भेज दिया जाएगा। यदि विदेशी समझौतों से संबंधित कोई बात है तो राज्य मानव अधिकार आयोग के साथ साथ साझा करेगा, यानी हम देख सकते हैं कि कोई ऐसा विदेशी मामलों से संबंधित कोई मुद्दा है तो उस पर हम देख सकते हैं कि वह कोई किसी राज्य से संबंधित है और विदेशी मामलों का कोई मुद्दा है तो राज्य मानव अधिकार से इसका कंसल्ट किया जाएगा जिस राज्य से वह संबंधित है। तो इस प्रकार के संशोधन की यहाँ पर बात की गई थी। 2006 के संशोधन भी आपने क्लियर किए। इसके कार्यों को समझने का प्रयास किया कि राज्य मानव अधिकार का किस प्रकार से कार्य करता है, इसके कार्यकाल तथा नियुक्ति के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, संयोजन के बारे में किस किस प्रकार के सदस्य व अध्यक्ष होते हैं तो किस किस प्रकार से इनकी नियुक्ति होती है, तो सारी जानकारी आपने प्राप्त की। इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से। ऐसे बच्चों तक इस लेक्चर को पहुंचाने का प्रयास करें जो इस प्रकार की शिक्षा लेना चाहते हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। चलिए, तो यह आपका व्याख्यान पूरा होता है। मिलते हैं आपसे अगले व्याख्यान में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।